हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की भी क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग जिन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारे क्वेश्चंस पिछले क्लास के क्वेश्चन से अलग रहेंगे। हमने जो लेक्चर नंबर 2 को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे वहाँ पर जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे जो कि ए बी इन कांस्टेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो भी एक्स वाई इन नाम से हमने उन्हें सॉल्व किया था। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स किसी भी क्वेश्चन में और टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों हमारे पास सेम हुए थे, ठीक है। तो उन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना होता है तो हमें सिर्फ एक ऑर्डर का ही, फर्स्ट ऑर्डर का ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है। पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता होगा, अगर हमने z जो फंक्शन लिया था, z हमारा क्या था, फंक्शन जो कि x और y दोनों पर डिपेंडेंट था, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमें z का विथ रिस्पेक्ट टू x हमने निकाला था और हमने इसी z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाला था और सिर्फ हमें इतना ही काम करना था और हमें इसका आंसर मिल जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, जो ए बी जिन नाम से हम डालते हैं ए बी सी, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। तो उस तरह के केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को हम लोग आज कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम होता है हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से तो हमें सेकेंड ऑर्डर का भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत आएगी, हमने लेक्चर नंबर 1 में फॉर्मूला लिस्ट देखा था कि जो सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होता है, अगर आपको याद होगा हमने लिखा था d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, हमने नाम इसका दिया था r। फिर d2z बाई डी वाई स्क्वायर हमने इसका नाम दिया था t। और इवन d2z बाई dx dy ये हमारा s कहलाता है। तो इन चीजों को हमने फॉर्मूला के जैसा इसे लिया हुआ था, ठीक है। तो इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ज्यादा रहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमें जरूरत होगी इन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को भी निकालने के लिए। और ये क्यों हमें करने की जरूरत होगी, इसका कारण क्या है कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपका जो पीडीई है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। पीडीई का क्या मतलब है कि पीडीई में हमें एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, ठीक है ना। हम लोग जो इस क्लास में भी जो मेथड यूज कर रहे हैं वो भी यही है कि बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें पीडीई को फॉर्म करना है। तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर पर भी बढ़ना होगा। एक्चुअली ये हमारा हायर ऑर्डर भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन हमें सेकेंड ऑर्डर से ज्यादा हमें सिलेबस में नहीं है, तो हमारा फोकस भी सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव तक ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारा सेकेंड ऑर्डर तक जाना है या नहीं जाना है। तो क्वेश्चन देख करके ही हमें ये पता चल जा रहा है कि पहले तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये भी हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है इन द फॉलोइंग रिलेशंस, जहां पर z जो है वो फंक्शन है x और y का। तो ये जो z है ये तो हमने देखा था, जो z रहता है वो मेरा फंक्शन f x y है, ठीक है। और यहाँ पर एक और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये a b c ये तीनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं।
इस 1 से हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो हमें अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुझे फाइनली रिजल्ट में लेकर आना है, उसमें ए बी सी तीनों नहीं होने चाहिए। उनके अलावा हमारे पास x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। हमारे पास p q, इवन हम लोग को देखने को मिलेगा r s t भी हो सकता है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर तक हम लोग जाने वाले हैं उनको सॉल्व करने में। फाइन, अब हम देखते हैं कि ये हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है। हमारे मेथड एग्जैक्टली सेम है जो हमने पिछली क्लास में देखा था। हमारा स्टेप नंबर 1 यही है कि हमें सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इस इक्वेशन का, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ तक तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। मतलब हमें सबसे पहले शुरू कैसे करना है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है हमने उसे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ कांस्टेंट तो आपको 0 दे देगा। यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म 1 बाई ए स्क्वायर है और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे 2x देगा। डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये कंप्लीट थिंग ये आपको 0 दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे अच्छे से समझा है पिछली क्लास में कि पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x अगर निकाल रहे हैं तो y को भी मुझे कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना है। और ये जो 1 बाई बी स्क्वायर है वो तो मेरा कांस्टेंट है ही, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है ही, तो ये कांस्टेंट ही हो गया और कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव तो हमें 0 देगा। प्लस 1 बाई सी स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर मुझे कैसे लिखना होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर को लिखने के लिए मुझे वही काम करना है, 2 इंटू जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड इक्वल्स 0, ये पहले से लिखा हुआ है। तो 2x बाई ए स्क्वायर प्लस ये क्या है 2z बाई सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड। डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड क्या होता है, यही तो हमारा p होता है, तो हमने नाम p दे दिया इक्वल्स 0। और अब यहाँ भी 0 है तो ये 2 को अगर मैं हटा दूं तो ये आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये x बाई ए स्क्वायर प्लस जेड पी बाई सी स्क्वायर इक्वल्स 0। हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप नंबर 1 ही हमारा अभी कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है कि हमें डेल बाई डेल वाई ये कंप्लीट टर्म का हमें निकालना है, कंप्लीट इक्वेशन का निकालना है। तो ये हम लिखने वाले हैं यहाँ पर डेल बाई डेल वाई ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेल बाई डेल वाई ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर इसको हम ध्यान दें तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म को अगर आप देखें तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब डेल बाई डेल वाई ऑफ कांस्टेंट, तो फर्स्ट टर्म तो आपको 0 दे रहा है, इस टर्म की मैं बात कर रही हूँ, ये तो आपको 0 दे रहा है, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर और फिर ये क्या है आपका वाई स्क्वायर क्या देगा आपको 2y देगा, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 1 बाई सी स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू जेड इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड इक्वल्स 0, मतलब 2y बाई बी स्क्वायर प्लस 2z बाई सी स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है ना। आपका डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड जो होता है वो हम लोग क्यू नाम उसको देते हैं। तो अब फाइनली आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 भी आ गया, हमने 2 को हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम आ गया, तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके, अब हम जब इन दो इक्वेशंस को देखेंगे तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है इतना तक ही हमें लाने से आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ए बी सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो 2 ही है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इस इक्वेशन को जो हमने सेकेंड इक्वेशन लिया है, इस इक्वेशन को मैं फिर से इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालने वाली हूँ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो ये होने जा रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड डेल बाई डेल एक्स ऑफ
ये इक्वेशन को अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो ये आपका x बाई ए स्क्वायर प्लस जेड पी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0। तो ये आपका आ गया 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई ए स्क्वायर, बस क्योंकि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड इंटू पी। ओके, उसके बाद ये आपका 0 आ गया। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सेकेंड टर्म को अगर आप ध्यान दें तो इस फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं। तो ये आपका आ गया सेकेंड टर्म, सिर्फ अगर मैं लिखूं तो 1 बाई सी स्क्वायर जो है p इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, प्लस ये हो गया आपका z, और फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ p इक्वल्स 0। और अगर मैं 1 बाई ए स्क्वायर को भी लिख दूं यहाँ पर तो ये आपका हो गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, और p इंटू फिर ये क्या आपको देगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड आपको क्या देता है, ये आपको p देता है, ठीक है, प्लस z इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ p। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूं ये क्या है आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ p, मतलब p क्या है आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ p है आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ z, ठीक है ना, हमने नाम दिया है p को, डेल बाई डेल एक्स ऑफ z को ही हम p बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या है डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ z, इसका मतलब जो है ये है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया है आर, ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर आर लिख सकते हैं। ये जो है डेल बाई डेल एक्स ऑफ पी इंटू जेड आपको दे रहा है जेड इंटू आर, ठीक है, दिस इक्वल्स 0। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 हम लोग भी लेकर आ गए हैं, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, और पी स्क्वायर ये वाला टर्म पी स्क्वायर प्लस जेड इंटू आर, ठीक है। अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब आप इस इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ध्यान दें तो यहाँ भी मेरा 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर है, मतलब ए और सी का दो अननोन है और दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग इसकी वैल्यू ले लें और दूसरे इक्वेशन में डाल दें। कहने का मतलब ये है अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं ध्यान दूं तो मैं लिख सकती हूँ 1 बाई ए स्क्वायर जो है वो आपको क्या देगा माइनस जेड पी बाई सी स्क्वायर, मैंने इसे राइट हैंड साइड में ले लिया और x को नीचे ले गई इंटू एक्स। तो 1 बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे यहाँ मिली है उसे मैं यहाँ पर अगर पुट कर दूं तो इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका माइनस जेड पी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई सी स्क्वायर जेड आर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स 0। और 1 बाई सी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर मैं हटा सकती हूँ क्योंकि यहाँ 0 है, तो ये आपको फाइनली क्या आ गया। और इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस जेड पी बाई एक्स इक्वल्स माइनस, अगर पूरी चीज को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो इतना हो गया, माइनस माइनस को मैंने हटा दिया, तो जेड पी इक्वल्स मैं लिख सकती हूँ जेड पी इक्वल्स जेड आर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स। और अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान दूं तो क्या मुझे इसके आगे भी बढ़ने की जरूरत है, तो ये जो मेरा एक रिलेशन तैयार हुआ है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, ये सभी चीजें एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अलाउड हैं। मतलब z को भी आप लिख सकते हैं p जेड आर पी स्क्वायर एक्स, इन सभी चीजों को लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने क्या किया है यहाँ भी वही काम किया है, ठीक है। तो ये सेम चीज है, तो इसे फाइनली आंसर में लिखने के लिए हमने क्या किया है p को डेल बाई डेल एक्स ऑफ z कर दिया है, r को डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर कर दिया है, और अच्छा ये जो p स्क्वायर है p हम किसे कहते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ z मेरा p होता है, तो p स्क्वायर क्या होगा इसी को आप स्क्वायर कर देंगे, मतलब p स्क्वायर जो होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ z का स्क्वायर होगा, ये आपका डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर जो है वो आपका सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसका मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, ये दो चीजें अलग है और ये तो हमारा आर होता है, ठीक है। तो फाइन, ये आपका आंसर है। लेकिन अब बात आती है कि हमारे इस इक्वेशन नंबर 3 का क्या यूज हुआ,
तो ये टोटली आपके ऊपर है। जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के हम आगे बढ़े, उसको फिर से हमने पार्शियली इसे डिफरेंशिएट किया, फाइनल पीडीई लेकर हम आए हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इक्वेशन नंबर 3 को कॉन्सेंट्रेट करते, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, ठीक है। और तब हम अगर सेम इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर 1/b² को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एक अलग पीडी तैयार होगा। तो यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर हम डिफरेंशिएट करें इक्वेशन नंबर 3 को विथ रिस्पेक्ट टू y और यूज करें इसे 1/b² के लिए, तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा। तो आप ये लिखें या फिर ये लिखें, इस तरह से चलें, दोनों ही आंसर सही रहेंगे। तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इन दोनों में से वो करेक्ट है, लेकिन एक ही निकालने की जरूरत है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली हो जाता है, जिसमें स्फीयर का क्वेश्चन जो रहता है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्फीयर्स whose centers lie on the plane z equals 0 and have a constant radius r। मतलब इस क्वेश्चन में इन्हें क्या कहा है, यहाँ पर इन लोगों ने हमें पहले से इक्वेशन देकर नहीं रखा हुआ है। हमारा ये काम है इसका इक्वेशन तैयार करना, और जब हम लोग इक्वेशन तैयार कर लेंगे उसके बाद जो हमने पिछली क्लास से सीखना शुरू किया है, सिंपली हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस को इमेजिन करने की जरूरत रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर इनने कहा क्या है कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है स्फीयर का। बेसिकली स्फीयर क्या हो गया आपका, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि आप एक गेंद समझ सकते हैं, संतरा समझ सकते हैं। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, वो सेंटर जो है वो एक प्लेन जो कि z इक्वल्स 0 है उस पर है। तो काफी टेक्निकल टर्म्स यहाँ गिवन है। यहाँ पर प्लेन क्या होता है, स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, तो थोड़ा अगर हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू को थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो शायद ज़्यादा आसान होगा इसे समझना। तो इवन 3 डायमेंशनल भी जानने के पहले सिंपल अगर हम लोग काफ़ी फैमिलियर हैं हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2D से, ठीक है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस रहता है, ये हमारा वाई एक्सिस रहता है, जो कि हमारा यूजुअल नोटेशन है। तो जो बात ध्यान देने वाली है, वो जो हम एक्स एक्सिस पर जो मेजरमेंट करते हैं वो एक्चुअली एक्स एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, और y एक्सिस एक्चुअली इसका जो भी मेजरमेंट है y एक्चुअली डिपेंड करता है x पर। x एक्सिस पर जो भी चीजें हैं वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होती हैं, और y एक्सिस पर जो हम प्लॉट करते हैं वो डिपेंडेंट रहता है x पर। तो आइडियली हमारा यही तरीका होना चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने का। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जब बारिश होती है तो फिर हमारी फसल ज्यादा होती है, ठीक है। तो बारिश जो होती है, उस बारिश का जो भी हमारा मेजरमेंट है उसे हम लोग को एक्स एक्सिस पर मेजर करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा जो फसल जो है उसका कितनी फसल हो रही है उससे मेजरमेंट हम लोग वाई एक्सिस पर करते हैं, क्योंकि बारिश पर फसल कितना हो रहा है वो बारिश पर डिपेंड करेगा। इसको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं यहाँ, मतलब कि अगर हम यहाँ पर करें कि फसल इतनी हो रही है और उस पर बारिश डिपेंड कर रही है, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा तरीका होता है 2 डायमेंशनल ग्राफ को प्लॉट करने का। अगर हम बात करें 3 डायमेंशन की, यहाँ पर मैं 3 डायमेंशन यहाँ पर प्लॉट करी, मैंने एक एक्स लिख दिया है और ये हमारा z एक्सिस है। तो z एक्सिस को बनाने के लिए हमें एक्चुअली ये x एक्सिस y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, जिससे मैं z एक्सिस निकालूं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, ये जो आपकी ओर आ रहा है ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये इसका अपोजिट है निगेटिव x है। ये हम लोग y एक्सिस कर रहे हैं और ये हमारा निगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव z एक्सिस है और ये हमारा निगेटिव z एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हम लोग जो 3D प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमने x y z इन तीनों एक्सिस को कंसिडर करना है। x और y का जो भी इंटरसेक्शन आया उस पॉइंट से हम z को इसकी हाइट बता रहे हैं। तो इसका मतलब जो है ये जो z है ना, ये z हमारा एक्चुअली z डिपेंड कर रहा है x और y पर।
z हमारा डिपेंड कर रहा है x और y पर। तो जब भी हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं तो उसमें z इक्वल्स फंक्शन एक्स वाई होता है। अगर हम 4 डायमेंशन की बात करें, हमें ये सब सिलेबस में नहीं है, तो एक्चुअली उसमें हमें 3 चीज़ें पर डिपेंडेंट रहती हैं। आप इसको कोई और नाम दे दें, ऐसा ये रहता है, ये हमारा 4D के लिए रहता है। ओके फाइन। तो अब हमें ये 3 डायमेंशन को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, तो ये आप एक्चुअली इसे अगर मैं सिर्फ पहले तो सिर्फ इस पॉजिटिव एक्स वाई जेड को अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा z है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड, ये जो एक्सिस है, ये जो स्पेस तैयार हो रहा है 3 डायमेंशन में, इसे आप एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं। आप जहाँ भी अभी बैठे हुए हैं, मे बी आप अपने क्लासरूम में या फिर अपने स्टडी रूम के आप कॉर्नर को अगर ध्यान दें, आपका जो फ्लोर है उसके कॉर्नर को देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम थिंग दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो चीजें, ये एक्स और वाई एक्सिस को मिला करके ये जो जगह बन रही है, ठीक है, ये वाला जो प्लेन तैयार हो रहा है, बेसिकली आपका स्टडी टेबल इसी प्लेन पर है। ये आप एक्स वाई एक्सिस के ही जो प्लेन है उस पर ही आप हैं। ठीक है। और ये जो हमारा प्लेन तैयार हो रहा है, इसे पैरेलल रखना होगा, ये जो हमारा प्लेन तैयार हो रहा है ये हमारा एक वॉल हो गया। और सिमिलरली ये जो हमारा एक और प्लेन तैयार हुआ, ये है आपका एक्स जेड प्लेन। ठीक है। और ये है आपका एक्स वाई प्लेन। और ये है आपका जेड वाई वाई जेड, जो भी आप कहें, ये प्लेन। तो यहाँ पर हम अभी ये आपका फ्लोर है, यहाँ पर आप बैठे हैं सपोज, और ये कुछ भी, या कोई क्लॉक रखी हुई है, यहाँ पर आपका स्टडी रैक रखा हुआ है। तो इसको अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्स वाई प्लेन की कोई भी जगह आपको ले लें, कोई भी पॉइंट को आप अगर कंसिडर करें, तो इस पॉइंट पर आपका z 0 है। z तो ये तो ओरिजिन है, यहाँ पर तो x y z तीनों ही 0 हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर फॉर श्योर z 0 है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पर आपका y 0 है, यहाँ पर आपका x 0 है। तो अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दें कि जो स्फीयर की बात हो रही है उसका सेंटर कहाँ पर है, उसका सेंटर उस प्लेन पर है जिस प्लेन पर z 0 है। मतलब वो एक्स वाई प्लेन पर वो स्फीयर है रखा हुआ। ठीक है ना। तो यही चीज अगर हमने विजुअलाइज कर लिया, तो अब हम स्फीयर पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि स्फीयर को हमें अब कैसे उसका इक्वेशन तैयार करना है। तो इसी की मैं बात कर रही थी। तो जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है एक्स वाई प्लेन पर है। कोई भी एक पॉइंट मैं ले लूं, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। ये जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है, मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो z एक्सिस है वो 0 है। z यहाँ पर वैल्यू z की 0 है। और अगर इस पॉइंट को अगर मैं कोऑर्डिनेट देना चाहूँ, तो मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं लिखने जा रही हूँ। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ अगर मैं लिख रही हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो अगर मैं लिखूँ a, b, 0। ठीक है। 0 मेरा आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं है। 0 आई मीन मुझे मालूम है कि यहाँ पर 0 है, वो हर हाल में ये 0 ही है यहाँ पर इस पूरे प्लेन पर। लेकिन ये a और b जो है वो आर्बिट्रेरी है। अगर पिछली क्लास को आपने देखा होगा तो ये हमारा आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर भी कर रहा है ये एग्जाम्पल, कि a का क्या मतलब है कि इस x एक्सिस पर अगर मैं यहाँ पर, मैंने माना कि यहाँ पर a है और उसके वहां से मैंने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन डाल दी, और मैंने माना कि यहाँ से जो पैरेलल जाएगी वो यहाँ पर, मतलब ये पैरेलल y एक्सिस के है और ये है x एक्सिस के। तो ये मानना मैंने कि ये b है, मतलब y एक्सिस से मैंने b का डिस्टेंस लिया, x एक्सिस से मैंने a का डिस्टेंस लिया, और z तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर z 0 है, तो ये a b 0 हुआ इसका कोऑर्डिनेट। तो आर्बिट्रेरी कहने का यही मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट को a मान रही हूँ और आप कहें कि ये a नहीं है, ये पॉइंट मेरा a है x का, और b ये नहीं है, b ये है, तो फाइन। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट है, और z तो हर जगह 0 है, तो ये आपका बन जाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है। तो स्फीयर क्या है हमारा, स्फीयर तो हमारा 3 डायमेंशनल व्यू है। तो इसे अगर हम स्फीयर को अगर समझे, तो स्फीयर का ये जो सेंटर है, वहां से स्फीयर के जो भी बाउंड्री, ये सभी बाउंड्री पर
कोई भी पॉइंट लूं, अगर इस पॉइंट को मैं कहूं तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल थिंग की बात करें तो वहां पर हमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट वैल्यू देनी होती है। तो चाहे वो इस पॉइंट पर इसके सेंटर से डिस्टेंस रहेगा वो वही रहेगा, रेडियस रहेगा, जो यहाँ के इसके यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा या यहाँ से डिस्टेंस रहेगा वो सभी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उन लोगों ने कहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो आर है, और एक आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं उनने कहा है, आर को कहा है कि आर इज द कांस्टेंट, रेडियस मतलब इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो आर की वैल्यू उनने दी हुई है, और ये जो अगर स्फीयर है वो मेरा यहाँ पर सेंटर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा बी कॉमा 0 है, और ये जो पॉइंट है कोई भी एक्स पॉइंट हमने कोई भी एक पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इस स्फीयर का इक्वेशन क्या बनेगा? इस स्फीयर का जो इक्वेशन रहेगा वो है मेरा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। मतलब कि x माइनस ए, ये जो x है यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स रेडियस जो है ना उसका स्क्वायर आर स्क्वायर। ये स्फीयर का इक्वेशन तैयार हो गया है, और बेसिकली हमें यही इक्वेशन को लेकर आना था जिसके लिए हमने इतनी चीज़ों को अभी समझा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया। यहाँ पर x मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो z है वो डिपेंड कर रहा है मेरा x और y दोनों पर। z इज अ फंक्शन, ठीक है, और a और b हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, और r इज द कांस्टेंट जो कि उन्हें दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को ही हमें बाकी क्वेश्चंस में ये इक्वेशन से ही क्वेश्चन शुरू होता है, और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन तैयार करना होता है, और उसके बाद तो हम लोग वही काम करेंगे जो हमने पिछली क्लास से करना शुरू किया है। मतलब इस इक्वेशन में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब आपको सेकेंड ऑर्डर तक जाने की जरूरत नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो हमारा अब स्टेप नंबर 1 क्या शुरू होगा? यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है कि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन अगर मैं करती हूँ इस इक्वेशन को, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में, तो उससे ही मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड पूरा मैंने यहाँ पर तोड़कर लिखा है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर स्क्वायर, जो कि मेरा राइट हैंड साइड है। फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, मतलब ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई भी कांस्टेंट है, तो ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया 0, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड, और फिर ये आपका आ गया इक्वल्स, ये कांस्टेंट है तो 0 दे देगा, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2z डेल बाई डेल एक्स ऑफ z आपको क्या देता है? ये हमें p देता है, ठीक है, इक्वल्स 0। तो इसे अगर मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2, फिर उसी तरह से अब हमारा काम क्या है? अब हमें सेम इक्वेशन को हमें अब विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, तब हमारा क्या आंसर आएगा? तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने वाली हूँ तो उस केस में मेरा ये पहला टर्म तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि x और a विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन में 0 है, कांस्टेंट है, तो ये 0 दे देगा, प्लस ये क्या हो गया आपका 2 इंटू वाई माइनस बी, और फिर y तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या है आपका डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब ये 2 है यहाँ पर 2, ये 2 इंटू जेड इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड डेल, ओके मैं फिर से लिख दूं अगर, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड इक्वल्स 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपका क्या आ रहा है? यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इस इक्वेशन को, तो 2 इंटू वाई माइनस बी प्लस
2 इंटू जेड, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड क्या होता है, क्यू होता है, इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और आप ध्यान देंगे तो आपका इससे ही आंसर निकल भी जाएगा। इस 2 को मैं अगर हटा दूं, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका 0 है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करने की जरूरत रहेगी, यहाँ पर हमें x माइनस ए होल स्क्वायर और y माइनस बी होल स्क्वायर को अगर मैं रिप्लेस कर दूं x माइनस ए होल स्क्वायर और y माइनस बी होल स्क्वायर से, तो कांस्टेंट तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस ए क्या है, x माइनस ए जो है इसे मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो माइनस जेड पी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इतना। सिमिलरली y माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अब फिर से मैं इसे राइट हैंड साइड में लेकर के जा रही हूँ तो ये हो जाएगा। मतलब कि आपका फाइनल आंसर जो होगा जेड पी जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ देखूँ, हमारा यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है, ठीक है ना, ये और ये हमने निकाल लिया है। बस हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो फाइनली जेड स्क्वायर को कॉमन लिया हमने, पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस 1, 1 क्यों है, क्योंकि जेड स्क्वायर को लिया तो यहाँ तो 1 है, तो 1 हो गया इक्वल्स आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर हमें काम हो गया है हमारा। तो हाँ, यहाँ पर जितनी चीजें हैं सभी अलाउड हैं हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। 1 जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, आर भी आर्बिट्रेरी नहीं है, इनने लिखा नहीं है कि ये आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है आर एक कांस्टेंट है। तो ये सभी चीजें अलाउड है और इस तरह से हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। तो अब अगली क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।